नमस्कार। हिंदी साहित्य धारा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं उषा देवी भाग सिंह खालसा कॉलेज फॉर वीमेन काला टिब्बा अबोहर में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन करेंगे। कोई भी टॉपिक हो, हमें उसे समझकर याद करना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। चलिए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है। उससे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ के बारे में बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है। तो लगभग 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ है वो माना जाता है। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसे 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया था। तो सबसे पहले नाम आता है गारसा द तासी का। गारसा द तासी एक फ्रेंच विद्वान थे और उन्होंने सबसे पहले फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। तो सर्वप्रथम अगर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास की बात आती है तो गारसा द तासी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को फ्रेंच भाषा में लिखा और अपने ग्रंथ का नाम इन्होंने रखा इत्सवार द ला लिटरेट्यूर एंदुस्तानी। इस नाम से इन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित किया। यह जो ग्रंथ है इसके 2 संस्करण हैं। इस ग्रंथ के 2 संस्करण हैं। पहला जो संस्करण है उसके 2 भाग हैं। यह जो ग्रंथ है इसके 2 संस्करण निकले थे। जो पहला संस्करण निकला इसके 2 भाग हैं। तो पहले संस्करण का जो प्रथम भाग है वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जो प्रथम संस्करण का जो दूसरा भाग है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बात करते हैं कि इसके दूसरे संस्करण की। जो दूसरा संस्करण है इसके भीतर 3 भाग हैं वो प्रकाशित हुए थे। तो 3 भागों में से जो 2 भाग हैं ये तो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और जो तीसरा भाग है वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोबारा देखिए कि जो गारसा द तासी है इन्होंने जो इत्सवार द ला लिटरेट्यूर एंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ लिखा इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे और पहला जो संस्करण है इसके 2 भाग थे। 1839 ईस्वी में पहला भाग और दूसरा भाग है वो 1847 ईस्वी में। और जो इसका दूसरा संस्करण है ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो ये जो 2 भाग हैं ये तो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुए और जो तीसरा भाग है ये 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आपसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि इसकी जो भाषा है वो भाषा फ्रेंच है। बात करें अगर कि इनके इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं क्या हैं तो इनके इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं ये है कि एक तो सबसे पहले इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को समेटने का प्रयास किया, लिखने का प्रयास किया। दूसरा कि इसमें हिंदी के अतिरिक्त उर्दू के, अपभ्रंश के और प्राकृत के कवि भी इन्होंने ले लिए थे। इसमें कितने कवियों का वर्णन मिलता है तो किन्हीं पुस्तकों में 736 मिलता है और किन्हीं पुस्तकों में 738 कवियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम यहाँ पर 738 जो कवियों का इन्होंने वर्णन लिया है उसको हम सही मानेंगे। 738 कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। तो ये तो कुल कवियों की संख्या है कि कुल कवि कितने हैं तो 738 हैं, जिनमें से जो हिंदी के हैं वो 72 कवि हैं, वो हिंदी भाषा के कवि हैं। इन्होंने जो कवियों का विवरण है वो अंग्रेजी वर्णानुक्रम से दिया है।
यानी कि इन्होंने जो इतिहास लिखा है वो वर्णानुक्रम पद्धति के द्वारा लिखा है, जिसमें वर्णों के अनुक्रम द्वारा ही कवियों का परिचय दिया जाता है। और इनका जो ग्रंथ है, इसमें कवियों का जो परिचय है, जीवन परिचय है, वो केवल एक परिचय मात्र ही है। उसमें उनकी रचनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है वो हमें प्राप्त नहीं होती है। इन्होंने विभिन्न कालों का कोई विभाजन नहीं किया और ना ही किसी प्रकार का कोई नामकरण करने का प्रयास किया था। और इनके इतिहास ग्रंथ में हिंदी के अलावा भी अन्य भाषाओं के कवियों को भी ले लिया गया था। तो आचार्य जो शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने इनके इतिहास ग्रंथ को वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। बात करते हैं कि इनकी जो पुस्तक थी इस्तवारदला लिटरेतुरेंदु हिंदुस्तानी, तो इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इस पुस्तक के प्रथम भाग का हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। शुक्ल जी ने गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहकर बुलाया है, पुकारा है। और इस पुस्तक का जो प्रथम भाग है, इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। आगे चलते हैं। हमारे दूसरे जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने वाले इतिहासकार हैं, उनका नाम है शिव सिंह सेंगर। इनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। कब लिखा गया था? तो 1883 ईस्वी में। किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी भाषा में। हम जैसे नेट इत्यादि में, मास्टर कैडर में, लेक्चरर कैडर में जो पूछा जाता है प्रश्न कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, तो उसमें नाम आएगा कि गारसा दत्तासी ने सबसे पहले हिंदी का इतिहास लिखने का प्रयास है वो किया था। तो इनके इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषताएं हो सकती हैं शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ में? कि एक तो ये हिंदी में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है और इसमें लगभग 1000 कवियों या लेखकों को लिया गया है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी के प्रथम कवि किसको माना है? पुष्य या पुंड्र नामक जो कवि हैं, उन्हें शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। दोबारा से इसको देखिए, एक बार रिपीट कीजिए। शिव सिंह सेंगर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? शिव सिंह सरोज। कब लिखा? 1883 ईस्वी में, हिंदी भाषा में। और हिंदी में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसमें 1000 कवियों और लेखकों को लिया गया है। और हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? पुष्य या पुंड्र को इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। इसमें कुछ कमियां भी थी, कुछ विशेषताएं भी थी। तो इस पुस्तक में भी काल विभाजन का कोई प्रयास है वो नहीं किया गया। इसमें भी हिंदी के अलावा अन्य भाषा के कवियों को ले लिया गया। कवियों को अकारादि क्रम में प्रस्तुत किया गया। अकारादि मतलब वर्णानुक्रम कह सकते हैं हम इसे, अल्फ़ाबेटिक तरीके से कवियों का परिचय है वो मिलता है। और शुक्ल जी ने इसे भी वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। शुक्ल जी ने गारसा दत्तासी के इतिहास को भी वृत्त संग्रह कहा था और इनके द्वारा रचित इतिहास को भी वृत्त संग्रह कहा था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में अगला नाम हमारे सामने आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब लिखा था? 1888 ईस्वी में। किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी भाषा में। और प्रकाशित कहाँ से हुआ? तो बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका थी और उसके विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। 1888 में ये उस पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। और अगर पूछा जाए कि ग्रंथ के रूप में ये कब प्रकाशित हुआ, तो ये आप आंसर करोगे 1889 ईस्वी। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि ग्रंथ के रूप में कब प्रकाशित हुआ था, तो 1889 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में कब प्रकाशित हुआ, तो तब हम आंसर करेंगे 1888 ईस्वी।
इस इतिहास ग्रंथ की प्रमुख बात क्या है कि इन्होंने पहली बार काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया। इन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालों में बांटने का प्रयास किया। इन्होंने 952 कवियों को अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया है। लेखक व कवियों का काल क्रम के अनुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी जो प्रवृत्तियां यानी कि उनकी जो विशेषताएं हैं उनको भी स्पष्ट करने का प्रयास है वो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। बात करें कि अगर इन्होंने ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो 11 भागों में बांटा है। कहीं कहीं 12 भाग भी लिखे आते हैं, लेकिन 12वां भाग है उसमें केवल उन्होंने जो शीर्षक दिया है वो विविध नाम से दिया है कि अन्य जो कुछ भी रह गया है वो विविध के अंतर्गत आ जाएगा। हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसे चारण काल कहा है, यानी कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल किसने कहा है प्रश्न आता है तो हम उत्तर देंगे कि ग्रियर्सन ने कहा था। और इन्होंने भक्ति काल को भी स्वर्ण युग का नाम है वो दिया है, यानी कि पूछा जाए कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है तो ग्रियर्सन ने कहा है। रीति काल को इन्होंने रीति युग कहा है। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है तो वो कहा है ग्रियर्सन ने। और गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, भक्तमाल, गोसाई चरित, कालिदास हजारा आदि 17 रचनाओं से इन्होंने संदर्भ लिए हैं और यथास्थान उनकी सूचना भी दी है और ग्रंथ को इस तरह की सूचना देकर प्रमाणित बनाने का प्रयास भी ग्रियर्सन द्वारा दिया गया है, यानी कि इन ग्रंथों से सूचना ग्रहण की है, इसका प्रमाण उन्होंने अपने ग्रंथ में भी दिया है। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद भी किया है। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो कि 1957 ईस्वी में उन्होंने अनुदित किया था ग्रियर्सन के इतिहास को, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बनता है। चलते हैं आगे कि हालांकि इन्होंने नामकरण किया है, काल विभाजन किया है, लेकिन काल विभाजन का केवल प्रयास मात्र किया है और नामकरण का कोई आधार नहीं लिया, यानी कि कहीं तो उनकी युग की विशेषताओं को देखकर विभाजन कर दिया, नाम दे दिया, और कहीं पर जैसे 13वीं शताब्दी के बाद सीधा ही 14वीं शताब्दी का जिक्र आ जाता है। तो इस तरह से कुछ गलतियां भी हैं जो इनके इतिहास ग्रंथ में रह गई थी। और दी गई विषय वस्तु है वो भी काल क्रमानुसार नहीं है, यानी कि वो कोई भी क्रमबद्धता के साथ नहीं है। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में नाम आता है मिश्र बंधुओं का। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो था मिश्र बंधु विनोद। कब लिखा था तो मिश्र बंधु विनोद है, इसके 4 भागों में इसे प्रकाशित किया गया था। तो 3 भाग तो 13 में और चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। बात करें इसकी भाषा की तो मिश्र बंधु विनोद की भाषा है वो हिंदी भाषा है। और इस ग्रंथ की विशेषताएं क्या है कि मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन व नामकरण की दृष्टि से गुणात्मक सुधार किया और पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन है वो अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में तथा कुल 8 उपभागों में बांटकर अध्ययन किया है या प्रस्तुत किया है। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का प्रामाणिक जीवन चरित्र है वो प्रस्तुत किया गया है और इन्होंने भी हिंदी का प्रथम कवि है वो पुष्य या पुंड्र को मान लिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम इसमें हुआ था। तो इस तरह से यह ग्रंथ भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला मुख्य जो नाम है वो आता है रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने जो इतिहास लिखा उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा 1929 ईस्वी में। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता क्या है कि यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया।
पूछा जाए कि पहले यह किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ, और बाद में जब इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में छापा गया तो इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रख दिया गया। शुक्ल जी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश के कवियों को हिंदी कवियों से अलग किया, यानी कि इन्होंने अपभ्रंश के कवियों को हिंदी कवियों में स्थान नहीं दिया। इन्होंने आलोचना के लिए निश्चित पद्धति अपनाई व नामकरण के लिए दो बातों को महत्व दिया। एक तो ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर नाम रख दिए, और एक रचनाओं की प्रचुरता के को इन्होंने महत्व है वो दिया है। चलते हैं आगे कि इन्होंने कवियों के जो जीवन वृत्त हैं वो कहाँ कहाँ से लिए हैं। तो इन्होंने बताया है कि मिश्रबंधु विनोद से, हिंदी कोविदमाला से, ब्रज माधुरी सार से, कविता कौमुदी से कवियों के जीवन वृत्त हैं वो लिए हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटकर और मध्यकाल को फिर 2 भागों में बांट दिया। तो इस तरह से कुल 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटने का प्रयास किया है। इन्होंने दोहरा नामकरण भी किया है। और दोहरा नामकरण कैसे? जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, और पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्य काल को इन्होंने रीति काल कहा है, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। बात करें अगर की पद्धति की, कि इतिहास लेखन की पद्धति कौन सी है रामचंद्र शुक्ल की, तो वो है विधेयवादी पद्धति। इन्होंने साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है वो माना है, कि जैसी जनता की चित्तवृत्तियाँ होंगी वैसा ही साहित्य है वो लिखा जाएगा। और इन्होंने शुक्ल जी ने भक्ति काल को मुस्लिम आक्रमण की देन कहा है। इन्होंने कहा है कि मुस्लिम आक्रमण हुए थे तब भक्ति काल का आरंभ हुआ था, ऐसे भक्ति काल है वो नहीं होता। इन्होंने सर्वप्रथम कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन किया, यानी कि साहित्यिक मूल्यांकन करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया, तो रामचंद्र शुक्ल ने किया। प्रथम कवि के रूप में अपभ्रंश काव्य में देवसेन व वीरगाथा काव्य में दलपति विजय का उल्लेख इन्होंने किया है। आगे और हम बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन को तत्कालीन निराशा की देन शुक्ल जी ने कहा है। संत मंत पर इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव माना जाता है, कि जिस तरह से इस्लाम धर्म में एक ईश्वर को माना जाता है, वैसे ही संत इत्यादि भी एक ही ईश्वर को मानते हैं। वो कहते हैं कि राम और अल्लाह ये नाम है वो अलग अलग लोगों ने दे दिए हैं, अनुयायियों ने दे दिए हैं। इन्होंने प्रेमाख्यानक जो परंपरा है उस पर सूफी मसनवियों का प्रभाव माना है। इन्होंने प्रथम कवि के रूप में कुतुबन को माना है, और रीतिकाल का प्रवर्तक है वो चिंतामणि को माना है। शुक्ल जी ने तुलसीदास को कबीर से अधिक श्रेष्ठ माना है। इन्होंने नागमती के विरह वर्णन को विश्व साहित्य में अद्वितीय माना है। गोपियों के विरह वर्णन को बैठे ठाले का विरह शुक्ल जी ने कहा है। इन्होंने केशव को हृदयहीन कवि कहा है, और घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा है। इन्होंने रहस्यवाद और कल्पना को काव्य के लिए अच्छा नहीं माना है। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब लिखा गया? 1938 ईस्वी में। और यह जो ग्रंथ है ये इन्होंने PhD शोध ग्रंथ के रूप में लिखा था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटने का प्रयास किया है, और इन्होंने शुक्ल जी के द्वारा दिए गए जटिल नामों के स्थान पर संत काव्य और सूफी काव्य जैसे सरल नाम दिए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्ल जी ने संत काव्य को ज्ञानाश्री शाखा कहा है, और सूफी काव्य को प्रेमाश्री शाखा कहा है, और रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल व चारण काल की संज्ञा दी है। रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ की विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने ये बताया है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है इन्होंने, जबकि वे अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। यह जो इतिहास ग्रंथ है ये भक्ति काल तक सीमित है, यानी कि 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक की काल अवधि का इतिहास इन्होंने लिखा है। इसे अधूरा इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है कि भक्ति काल के बाद इन्होंने लिखना था और ये लिख नहीं पाए, तो यह जो इतिहास ग्रंथ है इसे
अधूरा इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। कि हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो है रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने प्रेमाख्यान परंपरा का आरंभ है वो मुल्ला दाऊद की चंदायन से माना है, जो कि 1379 ईस्वी की रचना है वो मानी जाती है। तब से इन्होंने प्रेमाख्यानक परंपरा का आरंभ है वो माना है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इनका नाम है वो बहुत ही अच्छे आलोचक के रूप में आता है, और इन्होंने कोई अलग से इतिहास ग्रंथ लिखा नहीं है, बल्कि कुछ जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इनके जो 3 ग्रंथ हैं इतिहास से संबंधित वो मुख्य है। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 ईस्वी में माना है इन्होंने, और लिखा है कि इन्होंने 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा है। दूसरा ग्रंथ इन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। और एक तीसरा जो ग्रंथ है वो लिखा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि 1952 और 53 में हमें पुस्तकों में ऐसा मिलता है। टेक्स्ट बुक्स में अगर देखें आप तो उसमें 52 भी आता है और कहीं कहीं 53 भी होता है। अगर दोनों आते हैं तो 53 सही है, अन्यथा हम 52 को भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास कैसे हुआ और हिंदी साहित्य के आदिकाल पर विस्तृत चर्चा की है। सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी ही थे जिन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं को सप्रमाण चुनौती दी थी। साहित्य को इन्होंने चली आ रही परंपरा का स्वाभाविक विकास कहा है। इन्होंने भक्ति काल को मुस्लिम आक्रमणों की देन न मानकर दक्षिण प्रभाव बताया है। यानी कि ये कहते हैं कि दक्षिण में भक्ति आ गई थी तो वो उत्तर की तरफ बढ़ चली, और शुक्ल जी ने क्या कहा था कि बाहरी आक्रमण के कारण भक्ति काल का आरंभ हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा है कि दक्षिण की भक्ति का प्रभाव है वो, जो उसके कारण उत्तर भारत में भी भक्ति काल आ गया था, या भक्ति का आरंभ हो गया था। इन्होंने कबीर को साहित्यिक कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, वह नृसिंह का अवतार भी बताया है। तो नेट इत्यादि में, मास्टर अकेडमी इत्यादि में किसी भी हिंदी से संबंधित पीजीटी टीजीटी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वाणी का डिक्टेटर है वो कौन से कवि हैं, तो कबीर हैं। किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और आदिकाल नाम है वो इन्होंने दिया है। हालांकि आदिकाल नाम शुक्ल जी ने भी दिया था, लेकिन अगर पूछें कि आदिकाल नाम है वो किसने दिया, तो हम आंसर करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि नाम उन्होंने दिया, लेकिन वो नाम प्रतिष्ठा कब प्राप्त कर पाया, जब वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। तो इसलिए आदिकाल नामकरण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही देन कहा जाता है। शुक्ल जी ने युग स्थिति पर बल दिया, वहीं द्विवेदी जी ने परंपरा पर बल दिया। अब्दुल रहमान को इन्होंने प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान जिन्होंने संदेश रासक लिखा था, उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना है। प्रेमाख्यान परंपरा में ईश्वर दास को इन्होंने प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। आगे चलते हैं हम। अगले हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कब लिखा है? सन 1965 ईस्वी में। और यह क्या है कि 2 खंडों में विभाजित है, और शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन को गुप्त जी ने चुनौती दी है। गुप्त जी ने अपने इतिहास में प्रवृत्तियों को आधुनिक काल तक दिखाया है। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो विकास है या आरंभ है वो 1184 ईस्वी तक माना है। इन्होंने प्रथम कवि के रूप में शालिभद्र सूरी को स्वीकार किया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और कब लिखा गया? 1965 में। 2 भाग हैं इसके। काल विभाजन को चुनौती दी है जो शुक्ल जी ने किया था। इन्होंने 1184 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, और प्रथम कवि के रूप में शालिभद्र सूरी को इन्होंने स्वीकार किया है। बात करते हैं हम अगले और महत्वपूर्ण विद्वान की, डॉक्टर नगेंद्र की। तो इनका जो ग्रंथ है वो है
हिंदी साहित्य का इतिहास, यह एक संपादित ग्रंथ है, यानी कि स्वयं नहीं लिखा है, इनका संपादन किया है, इस इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है। और इन्होंने लिखा है एक रीतिकाल की भूमिका। कब लिखा है? 1973 ईस्वी में। और अगला हम बात करते हैं नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथ की, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, और जो कि 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी कि जो गार्सदा से लेकर आज तक परंपरा चली आ रही थी, तो उसमें विभिन्न वाद विवाद थे कि प्रथम कवि के रूप में किसको स्वीकार किया जाए, प्रथम रचना कौन सी है, किस सन से स्वीकार किया जाए, कि 1050 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाए, या 1184 से माना जाए, या 700 ईस्वी से माना जाए, है ना। तो इस तरह से विभिन्न विवाद थे। तो उन विवादों के कारण क्या है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य की जो सारी सामग्री थी उसका अध्ययन विश्लेषण करवा के या करके क्या है कि उसे 16 खंडों में प्रकाशित कर दिया, और इसमें जो दिया गया है वही अन्यतम और सर्वमान्य मत है वो होता है। तो इस तरह से ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसमें मुख्य मुख्य विद्वानों का हमने यहाँ पर चर्चा की है। एक बार हम इसको और देख लेते हैं कि सबसे पहले इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? गार्सदा ने लिखा। क्या नाम था? इट्सवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी। और कब लिखा गया? 1839 ईस्वी में। दूसरा भाग 1847 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में। इसमें 738 कवि मिलते हैं, जिनमें से 72 कवि हैं वो हिंदी के मिलते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति का जो उपयोग है वो किया गया है। हिंदी से के अलावा अन्य भाषाओं को भी भाषा के कवियों को भी इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद है वो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। अगले हैं शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सरोज। 1883 में हिंदी भाषा का ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है। 1000 कवि इन्होंने लिए हैं, और पुष्य या पुंड्र को इन्होंने प्रथम कवि के रूप में माना है। काल विभाजन का और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा के कवियों को भी इन्होंने ले लिया, और इसे भी शुक्ल जी ने वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी अंग्रेजी में, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ था, और एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में 1889 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। 952 कवियों को इन्होंने लिया है। सबसे पहली बार इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया, भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी, और इस इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में अनुवाद भी किया है। अगले हमारे लेखक हैं मिश्रबंधु। इनका जो ग्रंथ है वो है मिश्रबंधु विनोद। 1913 में 3 भाग प्रकाशित है। चौथा है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित है। इन्होंने काल विभाजन व नामकरण की दृष्टि से थोड़ा सुधार करने का प्रयास किया। इन्होंने मुख्य 5 भागों में और कुल 8 उपभागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। इन्होंने 5000 कवियों का प्रमाणिक जीवन चरित्र है वो प्रस्तुत किया है। इन्होंने भी शिव सिंह सेंगर की तरह पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, दोहरा नामकरण किया है। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, और साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का परिणाम है वो माना है। इन्होंने तुलसी को कबीर से अधिक श्रेष्ठ बताया है, गणानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा है, केशवदास को हृदयहीन कवि कहा है। अगले हमारे राइटर हैं राम कुमार वर्मा। 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास शोध ग्रंथ के रूप में लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है, और इन्होंने संत काव्य और सूफी काव्य नाम जैसे सरल नाम है वो दिए हैं। आगे बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इनके 3 ग्रंथ मुख्य हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं को चुनौती दी है, और
कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है और नरसिंह का अवतार बताया है, और आदिकाल नाम को इन्होंने ही स्थापित किया था। अब्दुल रहमान को इन्होंने प्रथम कवि स्वीकार किया है, और प्रेमाख्यानक परंपरा में ईश्वरदास को प्रथम कवि के रूप में माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। यह 2 खंडों में है, और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ है वो 1184 ईस्वी से कविशाली भद्र सूरी से इन्होंने माना है। डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने संपादित किया है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इनका जो खुद का लिखा हुआ है वो है रीतिकाल की भूमिका, जो कि 1973 ईस्वी में लिखा गया था। और सर्वमान्य हिंदी के मत देने हेतु एक प्रयास नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया कि इन्होंने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नामक जो इतिहास ग्रंथ है वो 16 खंडों में प्रकाशित किया है, जो कि एक प्रमाणिक आधार ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। तो धन्यवाद। आज की क्लास यही